हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टीडीएस का सेक्शन है अंडर जीएसटी रिजीम। तो हम देखेंगे जो जीएसटी के तहत टीडीएस के प्रोविजन है, आसान तरीके से समझेंगे कि ये क्या है और इससे रिलेटेड जो जीएसटी रिटर्न है जीएसटीआर 7 उसको कैसे फाइल करना है और उसकी वर्किंग कैसे बनानी है। तो सबसे पहले टीडीएस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। चार प्रकार के पर्सन्स को डिफाइन करा गया है सेक्शन 51 में। सबसे पहले है डिपार्टमेंट और स्टैब्लिशमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट है या स्टैब्लिशमेंट है तो वो डायरेक्टली लाइबल है टू डिडक्ट टीडीएस। वैसे ही लोकल अथॉरिटी के ऊपर लाइबिलिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसीज के ऊपर लाइबिलिटी है। तो ये तीन तो स्पेसिफिक पर्सन्स हैं। फोर्थ पर्सन जो है वो है कुछ पर्सन या कैटेगरी ऑफ पर्सन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, और हाँ, नोटिफाई करा गया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 डेटेड 13 सितंबर 2018। तीन प्रकार के पर्सन्स को और नोटिफाई करा है जिनके ऊपर लाइबिलिटी है टू डिडक्ट टीडीएस। एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी अदर बॉडी set up by an act of parliament or a state legislature। कोई अथॉरिटी या बोर्ड है या कोई भी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है, या गवर्नमेंट की ही कोई स्टैब्लिशमेंट है, कोई अथॉरिटी बोर्ड बॉडी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। कोई ऐसी बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड जिसमें गवर्नमेंट 51% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करती हो, जरूरी नहीं है इक्विटी ही हो, अगर कंट्रोल विदाउट होल्डिंग इक्विटी भी है, कंट्रोल भी है 51% से ज्यादा, तो भी उसको गवर्नमेंट ओन्ड स्टैब्लिशमेंट कहा जाएगा और उस पे भी सेक्शन 51 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ऐसी संस्था, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को नोटिफाई करा गया है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बना हो, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक, इक्विटी स्टेक हो या कंट्रोल हो टू कैरी आउट एनी फंक्शन। सेकेंड है सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की कोई भी सोसाइटी है, समिति, जो कि सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनपे भी लाइबिलिटी है कि वो सेक्शन 51 के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगी। एंड लास्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सबसे पहले आपको समझना है कि किस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें समरी में, तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई ऐसी सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट ने ही बनाई है, तो वो कवर हो रही है सेक्शन 51 में। अब जब आप कवर हो गए हो तो आपको किस पे टीडीएस काटना है, वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स और सर्विसेज। Also, TDS is applicable on taxable supply of goods or services or both। TDS है किस पे, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी गई है उसमें एप्लीकेबल है। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। रेट क्या है, रेट है 1% ऑफ सीजीएसटी एंड 1% ऑफ एसजीएसटी। दैट मीन्स 2%, इन टोटल 2%। आईजीएसटी की बात करेंगे तो 2% डिडक्ट होगा, सीजीएसटी की बात करेंगे तो 1%, एसजीएसटी की 1%। When section 51 will be effective, तो ये 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल है। Is there any basic exemption for non deduction of TDS? क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने तक आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना? तो जी हाँ, कोई भी सप्लाई है उसकी जो टोटल वैल्यू है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो टोटल वैल्यू है वो अगर 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है, जो पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, वो 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है साल भर में एक बार या छोटे छोटे कैसे भी, तो उस अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। किसको? संस्था को, जिसको हमने अभी ऊपर बात करी थी।
उनको 2% से टीडीएस डिडक्ट करना है। कोई भी ऐसे व्यक्ति का जिसने सप्लाई की हो टैक्सेबल गुड्स ऑफ सर्विसेज जिसकी वैल्यू 2,50,000 को एक्सीड कर गई है। और ये जो आपको टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई देखनी है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मतलब उसके बिल में अगर जीएसटी चार्ज हुआ होगा तो पहले आप जीएसटी हटाएंगे, उसके बाद वैल्यू देखेंगे वैल्यू 2,50,000 को एक्सीड कर रही है कि नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिडक्टर, क्या जो हमने अभी संस्था ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बात करी है, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सबको रजिस्ट्रेशन सेपरेट करवाना जरूरी है। जी हाँ, तो एज टैक्स डिडक्टर्स एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किस सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 24 सबसेक्शन 6, person who are required to deduct TDS under section 51 shall take registration whether such person are separately registered under GST Act or not। आप अगर रेगुलर रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर्ड हो तब भी आपको एज टैक्स डिडक्टर रजिस्टर होना जरूरी है। किस फॉर्म के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? तो जीएसटी REG 07। डिडक्ट, वेन टू डिडक्ट टैक्स, कब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है? तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो सप्लायर को अपनी बुक्स में, तब आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड 1% अंडर एसजीएसटी एक्ट। क्योंकि जो वर्ड लिखा है वो लिखा है फ्रॉम पेमेंट मेड और क्रेडिटेड। अब इसमें विचएवर इज अर्लियर नहीं लिखा, इनकम टैक्स में विचएवर इज अर्लियर लिखा है। तो दिस इज वेरी डाउटफुल सिचुएशन की पेमेंट या क्रेडिट। तो मेरी माने तो जो भी पहले आप कर रहे हैं, अगर आपने क्रेडिट किया है तो आप क्रेडिट के बेसिस पे टीडीएस जमा करें, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के बेसिस पे जमा करें। Explain the first proviso of section 51 subsection 1 with respect to non-applicability of TDS where location of supplier and place of supply both are in same state but place of recipient of supply is another state। यहाँ पर जब हम सेक्शन 51 पढ़ते हैं एक्ट में तो उसका जो फर्स्ट प्रोविजो है, प्रोविजो बताता है कि कब ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, किस सिचुएशन में नहीं होगा। तो सिचुएशन ये है कि जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वो एक ही स्टेट पे फॉल कर रही हो बट जो रिसिपिएंट की सप्लाई है वो अलग स्टेट पे फॉल कर रही हो। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लोकेशन ऑफ द सप्लायर है एमपी, एमपी रजिस्टर्ड सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी में ही हो रहा है, मध्य प्रदेश। नेचर ऑफ जीएसटी क्या होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। रिसिपिएंट एमपी का है। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होगी? यस होगी। क्या रेट होगा? 2%। इस केस में क्या हुआ, सभी लोग एमपी में ही है, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर भी एमपी है, रिसिपिएंट भी एमपी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी में हो रही है। तो ये बहुत सिंपल केस था। दूसरा केस है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एमपी है, रिसिपिएंट भी एमपी का है, बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो झारखंड मतलब आउट ऑफ द स्टेट हो रही है। इस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही लगते हैं। जहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो रही है वो देखा जाएगा कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस, और 2% डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन में हम देखें तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर तो मध्य प्रदेश है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है बिहार, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रही है? झारखंड। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई है। एंड टीडीएस एप्लीकेबिलिटी यस रहेगी और टीडीएस 2% से कटेगा। लास्ट जो सिचुएशन है वो है लोकेशन ऑफ द सप्लायर मध्य प्रदेश है, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट बिहार है। प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति मध्य प्रदेश में ही गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। बट जो रिसिपिएंट है जिसने ये सप्लाई को रिसीव किया वो कौन है? रिसिपिएंट बिहार का है। तो इस केस में क्या कौन सा नेचर ऑफ टैक्स लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी और मध्य प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है? मध्य प्रदेश, और सप्लायर भी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी यूपी का नहीं, यहाँ पर लगेगा एमपी का। तो जब आप एमपी का सीजीएसटी, एसजीएसटी जमा करेंगे तो बिहार वाला उसका बेनिफिट कैसे ले पाएगा? तो जब बिहार वाला बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा इस टीडीएस का, तो इस वजह से टीडीएस जो एप्लीकेबल है वो नहीं होगा। तो यही प्रोविजन में लिखा है कि जब भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मेरे एग्जांपल देखें मध्य प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई
मध्य प्रदेश से सेम स्टेट है, बट रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई क्या है, बाहर के स्टेट का। तो इस केस में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो रिसिपिएंट है वो इस टीडीएस का बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी तक हमने दो सिचुएशन देखी जब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। कब, जब कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 के अंदर हो, 2,50,000 के अंदर है तो टीडीएस नहीं लगेगा। वैसे ही लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, बट रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई वो अनदर स्टेट में, तो इस केस में भी टीडीएस नहीं अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर डिपोजिशन ऑफ टीडीएस। तो कोई भी महीने की जब हम बात करते हैं, उसके नेक्स्ट महीने के 10th तक जमा हो जाना चाहिए टीडीएस थ्रू रिटर्न। तो अगर जनवरी 2024 की बात करें तो 10th ऑफ February तक टीडीएस जमा हो जाना चाहिए। Time limit for furnishing of return and return form. As per the provision of section 39 subsection 3, return of TDS will be filed within 10 days after the end of the month in which deduction is made. Deposition और return एक ही दिन है, वो 10th डे है, तो थ्रू रिटर्न ही टीडीएस जमा होता है। एज पर रूल 66 सब रूल 1, return of TDS is to be filed in GSTR 7 through common portal either directly or promise facilitation center notified by the commissioner. तो GSTR 7 जब आप भरेंगे तो उसी के थ्रू आप TDS भी भर सकते हैं। Fee on delay filing of TDS return section 47 is also applicable for delay filing of GST return. तो अगर आप जीएसटी रिटर्न डिले करते हैं तो लेट फी फॉर डिले फाइलिंग इज 100 rupees फॉर सीजीएसटी, 100 rupees फॉर एसजीएसटी। इज देयर एनी इंटरेस्ट फॉर डिले डिपोजिशन ऑफ टीडीएस? जी, सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 50 में 18% टीडीएस इंटरेस्ट रेट है, वो एप्लीकेबल होगा जब आप डिले टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। What is the quantum of penalty for failure of deduction of TDS or short deduction of TDS or failure to pay TDS to the government? यहाँ तीन सिचुएशन है, एक तो आपने डिडक्ट ही नहीं किया, दूसरा है शॉर्ट डिडक्ट किया, और तीसरा है डिडक्ट तो कर लिया बट गवर्नमेंट को दिया नहीं। इन सभी केसेस में 10,000 की पेनल्टी है। Time limit for furnishing certificate of TDS. So within 5 days from the date of deposition of TDS, that is 15th तक आपको सर्टिफिकेट इशू करना है GSTR 7A फॉर्म। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसकी भी पेनल्टी है 100 rupees per day till the failure is rectified, but subject to maximum late fees of 5,000. ऊपर जो मैंने पेनल्टी की बात की थी, फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस, शॉर्ट डिडक्ट टीडीएस और फेलियर टू पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट, 14th क्वेश्चन, उसमें 10,000 की जो पेनल्टी है, और tax shortly deducted or collected, shortly collected but not deposited to government, whichever is higher। मतलब 10,000 या जो टीडीएस है, टीडीएस अमाउंट जो काटा ही नहीं है या शॉर्टली काटा है या काट के डिपॉजिट नहीं किया, वो जो टीडीएस अमाउंट है whichever is higher will be your penalty। सेक्शन 122 सब सेक्शन 5 ये बताता है। तो हमने एक तो टीडीएस की फेलियर की पेनल्टी देख ली 10,000 या टीडीएस अमाउंट विच एवर इज हायर। दूसरा है टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं टाइमली इशू किया तो 100 rupees पर डे की पेनल्टी है, बट मैक्सिमम लेट फीस 5,000 है। अब अगर टीडीएस आपने जमा ही नहीं किया तो जो रिकवरी होगी, रिकवरी कैसे होगी? तो सेक्शन 73 और 74 एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है शो कॉज नोटिस से लेके पेनल्टी तक, वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा टीडीएस में। अब एक सिचुएशन आती है कि डिडक्टर ने ज्यादा डिडक्ट कर दिया है, तो क्या उसका रिफंड मिलेगा? तो रिफंड कैसे मिलेगा कि जितना उसने पूरा का पूरा अगर जमा कर दिया है तो वो रिफंड आपको मिल जाएगा। Yes, he can claim refund and shall be dealt with provision of section 54। Example, XYZ has received goods amounting to 1 lakh basic value of goods from ABC Limited। XYZ has wrongly deposited TDS of 4,000 instead of 2,000। तो इस केस में उसको रिफंड मिल जाएगा। तो ये तो हमने अभी प्रोविजन देखा। अब हम देखते हैं कि इसकी जो रिटर्न है, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। और वर्किंग की भी बात करें तो वर्किंग में आपको जीएसटी नंबर पता होना चाहिए, डिडक्टी नेम ऑटोमेटिकली फेच कर जाएगा, टीडीएस रेट, क्या अमाउंट पे किया गया है, क्रेडिट हुआ है वो,
विच शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड इंटरेस्ट अगर कोई लेट फीस होती है तो। तो आप जो जीएसटी में एज टीडीएस टैक्स डिडक्टर रजिस्टर होंगे, उस लॉगिन से आपको लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में, रिटर्न में फिर आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे एंड पीरियड के बाद आपको ये जीएसटीआर 7 दिखने लगेगा। एक ही रिटर्न है जो कि आपको फाइल करनी है, जीएसटीआर 7। जब हम टीसीएस की बात करेंगे तो टीसीएस डिडक्टर का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी रिटर्न भी सेपरेट होती है, जीएसटीआर 8 होती है। जीएसटीआर 7 में सिर्फ 4 कॉलम्स होते हैं। पहले होता है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फोर्थ होता है अमेंडमेंट टू टीडीएस डिटेल्स एंड फिर है पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड लास्ट है डेबिट एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर टीडीएस और इंटरेस्ट पेमेंट। कोई इंटरेस्ट पेमेंट या जो डेबिट एंट्रीज है जब आप सेट ऑफ करोगे तो वो 8th में आ जाएगा। तो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसी कॉलम में आपको फिगर्स फिल करने हैं। ऐड करके आपको जीएसटी नंबर देना है, रिसीवर का नेम आ जाएगा, अमाउंट पेड टू डिडक्टी ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। तो यहाँ पर आपको जितना आपने अमाउंट पे किया है उस पे आपको बताना है। तो यहाँ हम जब रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न से भी हमें एक ये बात समझ आती है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्रेडिट अगर पहले आप कर रहे हैं तभी यहाँ पर अमाउंट पेड ही आएगा, कितना आपने अमाउंट पेड किया है, पेबल नहीं है। तो जब भी पे आप पे करेंगे तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ अमाउंट कितना आपने पे किया डिडक्टी को वो आप लिखेंगे। उसमें से आईजीएसटी एप्लीकेबल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली आपको फिल करना है। यहाँ आपको टोटल अमाउंट ही करना है, डेट वाइज नहीं है। तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इसीलिए चार्ज होगा जब आप इसको लेट फाइल करेंगे। एंड अगर कोई अमेंडमेंट है तो प्रीवियस पीरियड में कुछ अमेंड आपको करना है तो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके रिस्पेक्टिव मंथ सिलेक्ट करें और जीएसटी नंबर डालें। जीएसटी नंबर जिस भी सप्लायर का आपको अमेंड करना है, अमेंड पे क्लिक करके अमेंड कर सकते हैं। तो ये दूसरा टैब है। तीसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स बताई टेबल नंबर 3 में, उसको आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे जीएसटीआर 7, डिटेल एक्सेल में प्रीव्यू डाउनलोड करेंगे एंड कंप्यूट लाइबिलिटी करेंगे तो प्रोसीड टू फाइल आ जाएगा। प्रोसीड टू फाइल में आपके पास अगर कैश अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली वो आपको फाइल करने के लिए दे देगा, और नहीं है तो आपको चालान के थ्रू इसको भरना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 7 एंड इट इज ऑल अबाउट टीडीएस अंडर जीएसटी रेजिम। होप आपको समझ आया होगा ये प्रोविजन और कैसे रिटर्न फाइल करनी है, वर्किंग कैसे बनानी है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।